2007 की एक ठंडी अंधेरी रात थी। अफगानिस्तान के आसमान पर सब कुछ शांत था, लेकिन उस रात एक अजीब सी खामोश चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। ये थी RQA-870 सेंटिनल, एक ऐसा ड्रोन जो दुनिया ने पहली बार देखा था। इसका रंग, इसका डिजाइन, सब कुछ इतना अनोखा था कि ये आसमान में एक साया की तरह दिखाई देता था। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी थी जो दुश्मन के दिल में डर भर देती थी। RQ-170 सेंटिनल को बीस्ट ऑफ कंदहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अफगानिस्तान के जंगली इलाकों में अपनी पहली उड़ान भरी थी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये ड्रोन किस मिशन पर है या इसका असली मकसद क्या है। ये ड्रोन बिना किसी आवाज के दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुस जाता था। इसके सेंसर्स और कैमरास इतने एडवांस थे कि अंधेरों में भी सब कुछ साफ दिखाई देता था। RQ-170 सेंटिनल ने अफगानिस्तान के पहाड़ों, रेगिस्तानों और छुपे हुए दुश्मनों पर नजर रखने का काम किया। ये ड्रोन ऊपर से तस्वीर खींचता, वीडियोस बनाता और रियल टाइम में अमेरिका के कमांड सेंटर तक सारी जानकारी भेजता था। दुश्मन को कभी पता भी नहीं चलता था कि उनकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। इस ड्रोन का सबसे बड़ा मिशन था दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना। यह सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता था, बल्कि दुश्मन की प्लानिंग, उनकी मूवमेंट और उनके छुपने की जगह तक ढूंढ निकालता था। अमेरिका के लिए यह एक नया आखिरी हथियार था जो बिना गोलियों के, बिना शोर के जंग जीतने की ताकत रखता था। कमांड सेंटर में बैठकर मिलिट्री ऑफिसर्स रियल टाइम फुटेज देखते और तुरंत फैसले लेते। इस ड्रोन की वजह से अमेरिका को दुश्मन की हर चाल का पता चल जाता था, जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। अफगानिस्तान में उस वक्त आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। तालिबान और दूसरे ग्रुप्स अक्सर पहाड़ों और घाटियों में छुप जाते थे, लेकिन सेंटिनल ने बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी आवाज के इन सब पर नजर रखना शुरू किया। ये ड्रोन दिन हो या रात, हर वक्त आसमान में मंडराता रहता था। इसकी वजह से कई बार आतंकवादियों की प्लानिंग फेल हो गई और उनकी छुपी हुई जगह भी अमेरिका के सामने आ गई। RQ-170 सेंटिनल का सबसे खास फीचर था इसका स्टेल्थ डिजाइन। ये ड्रोन रडार पर दिखाई नहीं देता था, इसलिए दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इसे पकड़ नहीं पाते थे। इसका शेप और कोटिंग इस तरह से बनाई गई थी कि रेडार वेव्स इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। ये एक इनविजिबल वॉरियर था जो दुश्मन के इलाके में घुसकर भी उनकी नजरों से बच जाता था। इस वजह से अमेरिका को एक ऐसा एडवांटेज मिल गया था जो पहले किसी के पास नहीं था। RQ-170 सेंटिनल की आमद ने जंग की सोच को ही बदल दिया। पहले जंग का मतलब था गोलियां, धमाके और खून, लेकिन अब एक खामोश ड्रोन बिना किसी आवाज के, बिना किसी खून के जंग जीत सकता था। इस ड्रोन ने मॉडर्न वॉरफेयर का डेफिनेशन ही बदल दिया। अब अमेरिका अपने दुश्मनों पर बिना समझे, बिना देखे हर वक्त नजर रख सकता था। सेंटिनल ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी से जंग का रुख बदला जा सकता है। अमेरिका को RQ-170 सेंटिनल की वजह से दुश्मन की हर चाल, हर प्लानिंग और हर मूवमेंट का पता चल गया। इस ड्रोन ने इंटेलिजेंस गैदरिंग को एक नए बुलंदी पर पहुंचा दिया। कमांड सेंटर में बैठकर ऑफिसर्स ने कई मिशंस को सफलता से अंजाम दिया और कई जिंदगियां बचाई। सेंटिनल की खामोश आमद ने अमेरिका को एक बड़ी जीत दी और दुश्मन को हमेशा के लिए डरा दिया। RQ-170 सेंटिनल को द बीस्ट ऑफ कंदहार क्यों कहा गया? इस नाम के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो अफगानिस्तान के जंगलों और रेगिस्तानों में लिखा गया था। जब पहली बार इस ड्रोन को कंदहार के रनवे पर देखा गया तो लोग हैरान रह गए। इसका डिजाइन किसी भी आम ड्रोन से बिल्कुल अलग था। न कोई टेल, न कोई दिखाई देने वाली प्रोपेलर, बस एक स्लीक और मिस्टीरियस सा एयरक्राफ्ट। लोगों ने तुरंत इसे एक अजीब और खौफनाक मखलूक का नाम दे दिया, द बीस्ट ऑफ कंदहार। कंदहार में पहली बार दिखाई दिया। इसका अजीब डिजाइन और रेडर अब्सॉर्बिंग स्किन इसे आसमान में छुपा देती थी। ये ड्रोन इतना एडवांस था कि दुश्मन की आंखों से बचकर उनके इलाकों में घुस जाता था। इसकी रेडर अब्सॉर्बिंग स्किन पर स्पेशली काम किया गया था ताकि ये किसी भी रेडर सिस्टम पर पकड़ा ना जा सके। जब ये आसमान में उड़ता था तो सिर्फ एक काला सा साया दिखाई देता था, जैसे कोई रहस्यमयी परिंदा।
लॉकहीड मार्टिन ने इस ड्रोन को इस तरह बनाया कि यह रेडर पर ना आए। इसके डिजाइन में कई साल की रिसर्च और इंजीनियरिंग लगी थी। इंजीनियर्स ने हर एक एंगल, हर एक कर्व को इस तरह डिजाइन किया था कि रेडर वेव्स इस पर पड़ते ही रिफ्लेक्ट हो जाएं और ड्रोन गायब हो जाए। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था जिसे दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने माना। इसका रंग और बनावट इसे एक डरावने परिंदे की तरह बना देते थे, दुश्मन के लिए एक अनजाना खौफ। जब भी ये ड्रोन किसी मिशन पर जाता तो दुश्मन को सिर्फ एक साया दिखाई देता, लेकिन पता नहीं चलता था कि ये क्या है। इसकी डार्क मटे फिनिश रात के अंधेरे में इसे और भी ज्यादा छुपा देती थी। दुश्मन की फौज इसके नाम से ही कांप उठती थी। द बीस्ट ऑफ कंदाहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह छुपकर मिशन अंजाम देता था और जल्दी ही मशहूर हो गया। ये ड्रोन अफगानिस्तान के मुश्किल इलाकों में बिना किसी आवाज के घुस जाता और अपने मिशन को पूरा करता। मिलिट्री पर्सनल इसे रडार पर ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन ये हमेशा उनकी नजरों से बच जाता। इसकी छुपी हुई तकार और खामोशी ने इसे एक लेजेंड बना दिया। ये ड्रोन नए युग की युद्ध कला का प्रतीक बन गया। आज भी जब भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात होती है, द बीस्ट ऑफ कंदहर का जिक्र जरूर होता है। इसने बैटलफील्ड की सोच को ही बदल दिया और दिखाया कि टेक्नोलॉजी से किस तरह जंग जीती जा सकती है। 2011 में RQ-170 सेंटिनल ने ओसामा बिन लादेन की तलाश में किरदार निभाया। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के दौरान ये ड्रोन अबोताबाद, पाकिस्तान के कंपाउंड की तस्वीर भेज रहा था। सेंटिनल की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ने अमेरिका को ओसामा के ठिकाने की तस्दीक करने में मदद की। यह मिशन दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया। सेंटिनल की वजह से अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंचने का मौका मिला। इस मिशन के बाद सेंटिनल की मांग और भी बढ़ गई। दिसंबर 2011 में दुनिया भर की नजर ईरान पर तब टिक गई जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक एडवांस्ड अमेरिकन ड्रोन RQ-170 सेंटिनल को कैप्चर कर लिया है। यह ड्रोन, जो कि यूएस एयरफोर्स का एक हाईली सीक्रेटिव और सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास मिशन पर था। ईरान के ऑफिशियल्स ने मीडिया के सामने ड्रोन को दिखाया, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को लेकर पहले से ही काफी स्पेक्यूलेशन थी और अब यह ईरान के हाथ लग चुकी थी। ईरान ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल करके ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उनका कहना था कि ड्रोन को सेफ लैंडिंग करवाया गया बिना किसी मेजर डैमेज के। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इस तरह की हैकिंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। ईरानियन इंजीनियर्स ने ड्रोन की हर एक डिटेल को स्टडी किया, उसके सेंसर्स, कैमरास और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को गहरे से समझा। अमेरिका ने इस इंसिडेंट को एक टेक्निकल मालफंक्शन बताया और कहा कि ड्रोन अपने आप क्रैश हो गया था, लेकिन ईरान ने ड्रोन को मीडिया के सामने इंटैक्ट दिखाकर अपने क्लेम को मजबूत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ड्रोन को शोकेस किया गया, जिससे दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। जर्नलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने स्पेक्युलेट किया कि क्या ईरान सच में ड्रोन को हैक कर पाया या यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भी गहरा कर दिया। यूएस ऑफिशियल्स ने ड्रोन की वापस मांग की, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। मीडिया चैनल्स पर इस इंसिडेंट की कवरेज दिन रात चलती रही और एक्सपर्ट्स ने ड्रोन वॉरफेयर के नए डेंजर्स पर डिबेट किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एक दूसरे से टकरा रहे थे। ईरान ने ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर करने की सोची ताकि वो इस एडवांस टेक्नोलॉजी का राज जान सके। ईरानियन इंजीनियर्स ने ड्रोन के हर कंपोनेंट को अलग किया, उसकी डिजाइन और सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश की। उनका मकसद था कि वो अपनी खुद की ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें और फ्यूचर में ऐसे ड्रोन्स बना सकें जो यूएस ड्रोन्स का मुकाबला कर सकें। ये इंसिडेंट सिर्फ एक मिलिट्री या टेक्निकल इश्यू नहीं था, बल्कि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी बन गया। दुनिया भर के लीडर्स ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की और यूएस ईरान रिलेशंस और भी खराब हो गए। इंटरनेशनल मीडिया ने इस इंसिडेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया और ड्रोन वॉरफेयर के फ्यूचर पर सवाल उठाए गए। इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक ड्रोन की वजह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल सकती है। इस इंसिडेंट के बाद ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने नए ड्रोन मॉडल्स डेवलप किए और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज किया। आज ईरान अपने ड्रोन्स को एक्सपोर्ट भी करता है
और रीजन में एक ड्रोन सुपर पावर के रूप में उभर कर आया है। RQ-170 सेंटिनल की कैप्चर ने ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी और ड्रोन वॉरफेयर के युग को नए मोड़ पर ला दिया। सेंटिनल ड्रोन कैप्चर करने के बाद ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। इसका नतीजा था शहेड 151 सिमोर्ग और शहेड 121 सैगह जैसे ड्रोन्स जो सेंटिनल से प्रेरित थे। शहेड 151 एक एडवांस्ड आर्म्ड ड्रोन था, जबकि शहेड 188 छोटा और स्टेल्थी वर्जन था। इन ड्रोन्स ने ईरान की मिलिट्री शक्ति को नया बल दिया। ईरान की नकल ने ड्रोन वॉरफेयर में नए तरीके लाए और दुनिया भर में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बदला। ये घटना ड्रोन युद्ध में एक नई दिशा थी। शहेड 171 और शहेड 136 ने बैटलफील्ड को बदल दिया। शहेड 171 सेंटिनल की तरह ईरान की मिलिट्री पावर का प्रतीक बना। शहेड 136 एक लो कॉस्ट कमिकाजे ड्रोन रशिया ने यूक्रेन और ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने वेस्ट एशिया में यूज किया। इन ड्रोन्स ने युद्ध में सर्वेलेंस के साथ अटैक का भी रोल निभाया। दुनिया भर की आर्मीज ने इन डिजाइन्स को स्टडी करना शुरू किया। ईरान की नकाल से युद्ध के तरीके बदल गए। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हर बैटलफील्ड का हिस्सा है। यह साबित करता है कि एक तकनीकी एडवांसमेंट युद्ध का दायरा बदल सकती है। ईरान के ड्रोन डिजाइन से अमेरिका ने भी सीख ली। अमेरिका ने शाहेड 136 को स्टडी करके लूकस नाम का लो कॉस्ट कमिकाजे ड्रोन बनाया। लूकस ड्रोन ईरान के टारगेट्स पर यूज हो रहा है टैक्टिकल एडवांटेज के लिए। इसका डिजाइन छोटा, स्टेल्थी और इफेक्टिव है, कम खर्च, ज्यादा डैमेज। अमेरिका ने इस डिजाइन को और बेहतर बनाया और ये ड्रोन अब बैटलफील्ड में पावरफुल वेपन है। ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग युद्ध में नए युग की शुरुआत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की नकाल एक चेन रिएक्शन है। अमेरिका ने सेंटिनल बनाया, ईरान ने उससे नकाल की, फिर अमेरिका ने ईरानियन ड्रोन से प्रेरित लूकस बनाया। ये साइकिल इनोवेशन और नकाल का है जो युद्ध के मैदान को लगातार बदल रहा है। ड्रोन्स अब सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, अटैक के लिए भी उपयोगी है। तकनीक शेयरिंग से नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये विकास युद्ध के मैदान में नए युग का प्रतीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया है। पहले सिर्फ तस्वीर खींचने वाले ड्रोन्स अब अटैक भी कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तकनीक शेयरिंग से युद्ध में नए तरीके आए हैं। ये एक साइकिल है, इनोवेशन, नकाल और नए चैलेंजेस। ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध को अनप्रिडिक्टेबल और एडवांस्ड बना दिया है। ये नए युग की शुरुआत है जहां टेक्नोलॉजी ही सब कुछ